किसान साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी हद तक हमारी कृषि पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा लक्ष्य है और वो ये कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए। समय समय पर किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं ताकि हमारी कृषि और हमारी अर्थव्यवस्था साथ साथ जो किसानों का रहन सहन है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होती रहे। एक ऐसी योजना है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी बहुत चर्चा है और समय समय पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सम्मान निधि योजना के संबंध में जानकारियां आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज भी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं रंजना जी, जो कि समीक्षा अधिकारी हैं उत्तराखंड सचिवालय में। रंजना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसके क्या लाभ हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। यह संपूर्ण देश के पात्र किसान परिवारों के लिए है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके खाते में सीधे दी जाती है। इसमें जो 6,000 रुपये हैं वो 4 महीने की किस्त में दी जाते हैं। जैसे 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर 4 महीने में 2,000 रुपये, फिर 4 महीने में 2,000 रुपये। अब बात आती है कि मतलब 4-4 महीने का प्रावधान क्यों रखा गया है, वो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे पूरे साल में 3 फसलें होती हैं अमूमन देखा जाए, रबी, खरीफ और जायद की। तो जैसे कोई भी किसान जब फसल की बुआई कटाई करते हैं तो उस समय पेट्रोल, डीजल वगैरह के लिए जो खाद है, उन चीज़ों के लिए उनके पास एक छोटी छोटी जो धनराशि अगर ना हो तो उसकी उस समय सरकार के द्वारा एक आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाती है। एक तो मुख्य फायदा यही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अभी मैं देख रही थी कि फरवरी 2020 में भारत सरकार ने इसमें एक और अन्य शासनादेश किया है, जिसमें इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड को इसमें सम्मिलित कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड को जो पहले कई किसान होते हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड को लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली जैसे किसानों को अगर अब अपनी खेती के लिए कोई भी आवश्यक काम करना होता है तो खेती की जो जमीन होती है उसके आधार पर उनकी एक लिमिट तय होती है। पहले उस किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब इसमें साफ साफ लिख रखा है कि अगर किसान के समस्त डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो विद इन 14 डेज किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जाएगा। एक तो प्लस मतलब जो बहुत बड़ा फायदा जो मुझे लगता है कि 6,000 के साथ ही साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड का इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। तीसरा फायदा इसमें यह है कि अभी जैसे मैं ऑनलाइन देख रही थी, कल ही मैं चेक कर रही थी, जब ऑनलाइन कोई भी किसान मानधन सम्मान निधि के लिए अप्लाई करता है तो उसमें इन्होंने किसान मानधन योजना को भी ऐड कर दिया है। अच्छा। किसान मानधन योजना में क्या होता है कि जो 18 से 40 साल के जो किसान हैं उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, लेकिन वो अंशदायी है। अंशदायी का मतलब ये है सर कि जैसे कोई भी किसान है अगर वो एक छोटी छोटी धनराशि प्रति महीने एज के हिसाब से उसमें लिमिटेशन है, जैसे थोड़ा 60 रुपये अगर किसान देता है तो 60 ही रुपये गवर्नमेंट देती है, प्लस 60 साल बाद फिर उसको 3,000 रुपये की पेंशन मिल जाती है। ये भी इसमें एक ऑप्शनल मतलब स्वैच्छिक किया गया है अभी। तो जो एक इसका मोटिव है, जो हमारी सरकार का या भारत सरकार का जो मोटिव है कि देश के जितने भी समस्त जो पात्र किसान परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता तो देना ही देना है, प्लस सामाजिक सुरक्षा भी करनी है। और ये मतलब एक बहुत ही अच्छी और इनोवेटिव और बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। बड़े विस्तार से रंजना जी आपने बताया। अब हमारे किसान साथियों को आप बताएं कि कौन से किसान हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी पात्र हैं, और कौन हैं जो अपात्र हैं। इसमें पात्र किसानों को बताने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कौन से किसान अपात्र हैं, ताकि हमें थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि पात्र किसान कौन होंगे। इसमें एक बात की गई है कि प्रत्येक पात्र किसान परिवार की बात की गई है। परिवार की जो इसमें परिभाषा दी गई है, इसमें है माता, पिता और अवयस्क छोटे बच्चे। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सरकारी सेवा में ग्रुप डी के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर अगर कोई भी किसान अगर कार्यरत है, और जैसे एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनके पास खेती हर जमीन भी है और वो खेती की जमीन किसी मजदूर से करवाते हैं तो किसान तो है ही वो, लेकिन वो इसके अंतर्गत पात्र नहीं होंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। दूसरा, इसमें जितने भी MLA, MP हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, वो भी इसमें पात्र नहीं होंगे। तीसरा, इसमें जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स सबमिट किया हो, मतलब किसी भी किसान परिवार की जो फैमिली के सदस्य हैं उन्होंने अगर इनकम
इनकम टैक्स सबमिट किया है तो वो भी इसमें पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। अब बात आती है कौन से किसान इसमें पात्र होंगे। पात्रता के लिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी किसान, अगर वो किसान है, उसके साथ सबसे जरूरी है कि भू राजस्व अभिलेखों में किसान के नाम पर जमीन होनी चाहिए। सबसे पहली एक प्रायोरिटी यही है। अगर इस सपोज दैट कुछ किसान कैसे होते हैं कि खेती तो करते हैं लेकिन उनके नाम पर भू राजस्व अभिलेखों में नाम नहीं होता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भू राजस्व अभिलेखों को हम अगर सामान्य भाषा में बोलते हैं तो हम उसे खसरा खतौनी बोलते हैं। जैसे कोई भी जमीन लेते हैं, अगर हम खेतीहर जमीन लेते हैं या कोई भी जमीन लेते हैं, जैसे मकान भी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री करते हैं तो उसका एक दाखिल खारिज होता है। तो जो दाखिल खारिज जब होता है तो उसके बाद वो खसरा खतौनी में आ जाता है। तो किसानों के नाम खेतीहर जमीन मतलब खसरा खतौनी में किसान के पास खेतीहर जमीन होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जो खसरा खतौनी में जो जमीन है, जो उसमें नाम आया है खसरा खतौनी में, 1 फरवरी 2019 तक होना चाहिए। अब इसमें इस क्राइटेरिया को इसलिए जोड़ा गया है कि जो उसके बाद से स्कीम लागू हो गई तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमें भी पेंशन मिल जाएगी, तो इस वजह से मतलब ऐसा ना हो कि वो जमीन ले लें फिर उसके बाद पेंशन लगाने लग जाएं। तो इसको रोकने के लिए भी जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज़ को किया गया कि एक फिक्स डेट की गई कि 1 फरवरी 2019 तक जिन किसानों के नाम पर खेतीहर जमीन दाखिल खारिज में या खेतीहर जमीन भू राजस्व अभिलेखों में लिखित है उनको इसमें पात्र माना गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे सपोज दैट किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और वारिसाना में जो जमीन आएगी तो उनको भी इसमें पात्र माना गया है, लेकिन अन्य को नहीं। अन्य के लिए इसमें 5 साल का प्रावधान रखा गया है कि 5 साल बाद वो उस चीज़ के लायबल होंगे। मतलब एक तो फर्स्ट आवश्यकता ये है। दूसरा ये है कि इसमें बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी किसान का, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसान के खाते में होता है। तो बैंक खाता होना ज़रूरी है और वो राष्ट्रीयकृत बैंक में होना ज़रूरी है। और तीसरा इसमें आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि आधार कार्ड इसलिए कंपलसरी है कि अब हर चीज़ जैसे अभी KYC भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख रहे होंगे कि KYC के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है और आधार कार्ड भी मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इसमें अनिवार्य हैं, खासतौर पर किसान को एक एक्सप्लेन करने के लिए। जी, तो आपने पात्रता और अपात्रता के विषय में बड़े विस्तार से बताया और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथियों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा कि इसमें जो परिवार की परिभाषा है वो क्या है, यानी माता पिता और अवयस्क बच्चे। आपने बताया कि आधार कार्ड भी आवश्यक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो किसान के पास होने ज़रूरी हैं। मुख्य रूप से तो यही होने चाहिए, क्योंकि इस योजना में एक चीज़ मैंने देखी है कि इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब जो अगर डिजिटल इंडिया की सबसे अच्छी पहल अगर मैं ये कहूँ कि ये स्कीम है, इसमें हम फार्मर्स को ये नहीं बोलेंगे कि आप ये लाओ वो लाओ, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जितना भी वेरिफिकेशन होगा, जैसे अभी इसमें परिवार की बात की गई है तो परिवार के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर दे रखी है कि आप उसको वेरीफाई करें कि वो पात्र परिवार आने चाहिए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एक सिस्टम है, ग्रास रूट लेवल से, ग्राम पंचायत स्तर से जिलाधिकारी स्तर तक, जो इस चीज़ को वेरीफाई करता है। तो इसके लिए प्लस इन्होंने राशन कार्ड की भी बात की गई है कि इसमें राशन कार्ड, जैसे अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात है तो उसमें डिजिटलाइजेशन हो रखे हैं सारे राशन कार्ड, तो उनके राशन कार्ड को भी इसमें लिया जा रहा है ताकि हम परिवार को आइडेंटिफाई कर सकें। अब बताएं रंजना जी, हमारे श्रोताओं को, खास तौर से किसान भाइयों को जिन्होंने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आवेदन नहीं कराया है, तो आवेदन कैसे किया जाता है, कैसे करें? इसके 2 तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन माध्यम है, दूसरा ऑनलाइन माध्यम है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करती हूँ तो इसमें कृषि विभाग को, उत्तराखंड सरकार में कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। तो वहाँ से फॉर्म लेकर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जो पात्रता से संबंधित मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे दाखिल खारिज हो गया, खसरा खतौनी की नकल हो गई, फोटोकॉपी हो गई बैंक पासबुक की, प्लस आपके पास आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड की कॉपी, ये चीजें लगाकर आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑफलाइन माध्यम। अगर मैं ऑनलाइन की बात करती हूँ तो ऑनलाइन 2 ऑप्शन है इसमें। या तो अगर आपको किसी भी किसान को अगर कोई भी ऑनलाइन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो वो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है, या फिर अगर उनको जानकारी है तो वो अपने घर बैठे प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल पर PM किसान, जैसे गूगल में सर्च करेंगे PM किसान पोर्टल में जाकर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन स्वयं आवेदन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका आधार नंबर, आधार जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि खुद करने के लिए आधार मोबाइल में OTP आएगा तभी आपका जो भी प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब आमतौर पर हम सुनते हैं कि
EKYC हो रहा है साहब, ये EKYC क्या है? एक्चुअली जब फरवरी 2019 में जैसे इस योजना को चलाया गया और देखा जाए तो पूरी योजना डिजिटल मोड पर है, तो इसमें कई किसान ऐसे हो सकते हैं कि जो 2019 से 2022 के बीच एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो कौन सा किसान अभी जीवित है या उनकी, कई बार क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में योजना शुरू होती है तो हमें कई चीज़ें हमारी थोड़ा गलत भी हो सकती हैं, उसको भी अपडेट करने के लिए और किसानों की अद्यतन जानकारी, सारी सही जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर अवेलेबल हो, भारत सरकार को मतलब उस सारी जानकारी की एक सही सूचना उपलब्ध हो, इस चीज के लिए EKYC कराई गई है। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। पहले 15 अगस्त भी की थी, फिर 31 अगस्त की थी, अब 30 सितंबर तक की गई है। तो मैं विशेष रूप से जितने भी सम्मानित किसान हैं उन लोगों से विशेष आग्रह करूंगी कि जिन लोगों को किसान सम्मान निधि की जो 6,000 रुपए की किस्त प्रतिवर्ष मिल रही है वो EKYC अवश्य कराएं, ताकि उनकी जो किसान सम्मान निधि है वो बंद ना हो, क्योंकि EKYC नहीं कराएंगे तो बंद हो सकती है। अगर किसी तरह की समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, तो कहाँ संपर्क किया जा सकता है? संबंधित विभाग में वो उसके अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी भी इसमें गठित की गई है। जैसे मैं अभी बता ही रही थी कि इसमें पूरा एक सिस्टम लगा है, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो गया, राजस्व के लिए, क्योंकि जैसे मैं अभी कह रही थी कि राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पटवारी और लेखपाल, आपकी तहसीलदार, SDM, इन सबको पूरी एक टीम बनाई है जो इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करती है ये सारी डिटेल्स। तो जैसे अगर किसी को लगता है कि हाँ उनकी पेंशन नहीं आ रही है, पहले तो सबसे इजी तरीका ये है कि वो संबंधित विभाग में कंसर्न करें। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ऑन द स्पॉट सही हो सकती हैं। जैसे अभी मैं देख रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी पेंशन नहीं आ रही, अब उनको EKYC का पता नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है हमारी पेंशन आ ही नहीं रही है, जबकि उनका वो जब तक EKYC नहीं कराएंगे तब तक उनकी पेंशन नहीं आएगी। तो ये चीज़ें थोड़ा जरूरी है हाँ, कि जानकारी होना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। अंत में क्या कहना चाहेंगी रंजना जी? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारत सरकार का उद्देश्य है कि हमारे देश के समस्त किसानों को आर्थिक सहायता मिले, खासतौर पर जो स्टार्टिंग में, हाँ मैं इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब फरवरी 2019 में इस योजना को चलाया गया था तो इसमें लघु और सीमांत किसानों के लिए इस योजना को लागू किया गया था। लघु और सीमांत का मतलब है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, लेकिन जून 2019 में ये समस्त किसानों के लिए खोल दी गई थी। मतलब अपात्र किसानों को छोड़कर अन्य समस्त किसानों के लिए इस योजना में जो 2 हेक्टेयर लैंड का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे देश के या मेरे राज्य के, खासतौर पर अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करती हूँ, तो उत्तराखंड का जो एक पहाड़ी इलाका है वहाँ पर खेती आज भी मतलब आय का साधन नहीं बन पाई है। हम बंदरों से या जानवरों से काफी खेती को नुकसान होता है और उस स्थिति में हमारे किसानों के पास एक पर्याप्त आय रहे और वो उस चीज का पूर्ण लाभ उठाएं। यही मैं चाहती हूँ कि हर किसान इसका लाभ उठाए। किसान भाइयों, ये थी रंजना जी जो कि समीक्षा अधिकारी हैं उत्तराखंड सचिवालय में। इन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। रंजना जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आकाशवाणी स्टूडियोज आगमन पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।